हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चंद्रहासिनी एकेडमी में। और मैं हूं खुशबू साहू। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। आज पहला टेस्ट था। अगर आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लीजिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो आइए देखते हैं पहला टेस्ट का एक्सप्लेनेशन। पहला सवाल, कलचुरी काल में कौन सा गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में स्थित था? अभी गढ़ व्यवस्था से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो सीजीपीएससी के, उसी के तहत हमने इस क्वेश्चन को चुना है। देखिए, गढ़ व्यवस्था कलचुरी काल में कल्याण साय के द्वारा स्टार्ट की गई थी। शिवनाथ नदी को आधार बनाया गया था। शिवनाथ नदी के उत्तर में, शिवनाथ नदी के, मान लीजिए ये शिवनाथ नदी है, तो शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ थे और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ थे। उत्तर के 18 गढ़ रतनपुर के कलचुरियों के अधिकार क्षेत्र में था, जबकि दक्षिण के 18 गढ़ रायपुर के कलचुरियों के अधिकार क्षेत्र में था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सवाल पूछा गया कि कौन सा गढ़ जो है वो शिवनाथ नदी के उत्तर में था। तो एकमात्र ये जो सिमरिया गढ़ है, ऑप्शन नंबर ए, ये शिवनाथ नदी के उत्तर में स्थित था। बाकी के जितने गढ़ है, टेंगनागढ़, सिंगारगढ़ और अकलवाड़ा गढ़, ये जो है शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित था। इसके अलावा आपको ये 18 गढ़ों के नाम याद होने ही चाहिए, 18 गढ़ों के नाम, क्योंकि सवाल यहाँ से आते हैं। और स्मार्ट तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कोई एक 18 गढ़ पढ़ लीजिए, बाकी के 18 गढ़ ऑलरेडी आपसे वो, अगर 18 गढ़ पहले के याद है तो दूसरे और आपसे बन ही जाएंगे। अगला सवाल, सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या क्या स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट, महाशिवगुप्त के ताम्रपत्र सिरपुर से प्राप्त हुए हैं। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन जो कि पांडु वंश के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे, इनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया है। इनका शासनकाल 595 ईस्वी से लेकर 655 ईस्वी तक था। इनके सर्वाधिक 27 ताम्रपत्र सिरपुर से प्राप्त हुए हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इनके शासनकाल में लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। देखिए, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद में स्थित है, जिसका निर्माण जो है ईशान देव ने करवाया था, इंद्रबल के जो बेटे थे। और यहाँ पर लक्ष्मणेश्वर मंदिर ही लिखा है। वास्तव में इनके शासनकाल में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ था, जो कि सिरपुर में स्थित है, जो कि मूलतः एक विष्णु मंदिर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। वेंगसांग ने 639 ईस्वी में सिरपुर की यात्रा की थी। वेंगसांग एक चीनी यात्री थे, बिल्कुल सही है, इन्होंने सिरपुर की यात्रा की थी। इनके यात्रा वृत्तांत में महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में, बौद्ध विहारों के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके दरबारी कवि ईशान, भास्कर, सुमंगल आदि थे, तो ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के अंतर्गत निम्न प्रशासकों के सेवा काल के क्रम का सही विकल्प चुनिए। इनके सेवा काल को हमें अरेंज करना है, तो सबसे पहले हम इनके सेवा काल लिख देते हैं। पी वॉन्सगेन्यू का टाइम पीरियड था 1818 से लेकर 1825 ईस्वी। ब्रिटिश अधीक्षक थे ये। विठलराव दिनकर, इनका टाइम पीरियड था 1790 से लेकर 96 ईस्वी, सूबेदार थे ये। कृष्णराव अप्पा, ये 1830 ईस्वी में जब पुनः भोसला शासन स्टार्ट होता है तो पहले जिलेदार हुए। और केशव गोविंद, ये जो है ये भी सूबेदार थे, सबसे लंबा काल था सूबेदारों में। ये 1797 से लेकर 1808 ईस्वी तक इनका शासन था। तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे भाई? सबसे पहले विठलराव दिनकर आएंगे। विठलराव दिनकर के बाद केशव गोविंद, केशव गोविंद के बाद पी वॉन्सगेन्यू और उसके बाद कृष्णराव अप्पा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल, बस्तर के काकतीय वंश से संबंधित शासक और उनके कार्य सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं बस्तर के काकतीय वंश, इनका शासन बस्तर में काकतीय वंश का शासन 1324 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक था। बस्तर में इन्होंने शासन किया। देखते हैं राजाओं के बारे में जानकारी है। पुरुषोत्तम देव ने बस्तर को अपनी राजधानी बनाई थी, तो नहीं, पुरुषोत्तम देव ने बस्तर को अपनी राजधानी नहीं बनाई थी, बल्कि उन्होंने राजधानी परिवर्तित करके अपनी राजधानी बनाई थी चक्रकोट को। क्लियर है, बस्तर को राजधानी बनाने वाले दिक्पाल देव थे। इनकी सबसे पहली राजधानी थी मंदोता। अन्नम देव ने, जो कि इस वंश के संस्थापक थे, उन्होंने मंदोता को अपनी राजधानी बनाकर इस वंश की शुरुआत की। उसके बाद फिर पुरुषोत्तम देव ने अपनी राजधानी को मंदोता से शिफ्ट करके चक्रकोट कर दिया। दिक्पाल देव के शासनकाल में राजधानी फिर से परिवर्तित किया गया और इस बार ये बस्तर हुआ। ठीक है, तो पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है और यही हमारा आंसर है, जो कि सुमेलित नहीं है। क्लियर है, बाकी के स्टेटमेंट भी हम पढ़ेंगे। दरियादेव के टाइम पीरियड में कोटपाड़ की संधि हुई, बिल्कुल सही है। कोटपाड़ की संधि 6 अप्रैल 1778 ईस्वी में हुई थी, जिसका परिणाम था बस्तर मराठों के अधीन हो गया था। महिपाल देव के शासनकाल में मराठा सेनापति रामचंद्र बाग से पराजित हो गए थे, बिल्कुल सही है। महिपाल देव जो है वो मराठों की अधीनता स्वीकार नहीं करते थे, बहुत सालों से उन्होंने टकोली नहीं दी थी, जिसका परिणाम था रामचंद्र बाग का आक्रमण, जिसमें हार का सामना करना पड़ा महिपाल देव को और उन्हें सिहावा परगना मराठों को देना पड़ा। रुद्र प्रताप देव, बस्तर में घेटी पौनी प्रथा प्रचलित थी, बिल्कुल सही है। रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में बस्तर में स्त्री विक्रय से संबंधित घेटी पौनी प्रथा प्रचलित थी। आते हैं अगले सवाल पे। छत्तीसगढ़ में पीपू सगेनियों के शासनकाल में निम्नलिखित घटना नहीं हुई थी पूछा गया है, तो अगेन नहीं हुई थी। प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया गया था, तो बिल्कुल सही है, प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया गया था। राजधानी रायपुर को बनाई गई थी। नरबली प्रथा पर रोक, ये जो है इनके टाइम पीरियड पे नहीं हुआ था। नरबली प्रथा पर रोक 1842 ईस्वी में हुआ था। इस समय मध्य क्षेत्र में पुनः भोसला शासन चल रहा था और बस्तर में राजा थे भूपाल देव। इसके विरोध में 1842 ईस्वी में मेरिया विद्रोह बस्तर में हुआ था, जो कि 22 वर्षों तक चला था, 1842 से लेकर 63 ईस्वी तक, क्योंकि 22 वर्षों के लिए वहां पर सेना तैनात की गई थी और पूरे 22 वर्षों तक आदिवासियों ने विद्रोह किया था। तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, ये वाला घटना नहीं हुआ था। सावंत भारती का विद्रोह बिल्कुल हुआ था। इन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में विद्रोह किया था। रिचर्ड जेनकिंस, जो कि नागपुर के रेसिडेंट थे, उन्होंने रतनपुर की यात्रा की थी। चलो अगला सवाल, निम्नलिखित शासकों के शिलालेख, अभिलेख, ताम्रपत्र को उनकी प्राप्ति के स्थान से सुमेलित कीजिए। चलो सुमेलित करते हैं। देखते हैं। गोपाल देव का शिलालेख पुजारी पाली से मिला था। व्यागराज जो कि शरभपुरी राजवंशी शासक है, मल्हार से मिला था। यहाँ से पता चलता है कि व्यागराज ये लोग अमरज कुल के थे। कौन से कुल के थे? अमरज कुल के थे। ठीक है, इसके अलावा महाशिव तिवर देव राजिम के शिलालेख से मिलती है। राजिम का शिलालेख इनके शासनकाल के 7वें वर्ष जारी किया गया था, जो कि इनके पराक्रम को शो करता है। इसके अलावा नरेंद्र का शिलालेख पीपरदुला से मिला है, इनके शासनकाल के 3रे वर्ष जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जो नरेंद्र है वो शरभराज के पुत्र थे। नरेंद्र शरभराज के पुत्र थे। तो इस प्रकार से करेक्ट मैचिंग हमने देख लिया है। 1 का 3, 2 का 1, 1 का 3, 2 का 1, C का 4 एंड D का 2। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल,
रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघुजी प्रथम ने वहां पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया? तो रघु जी ने रतनपुर में नए प्रशासक को 1745 ईस्वी में नियुक्त किया। 1745 ईस्वी में उन्होंने मोहन सिंह को रतनपुर के राजा के रूप में उन्होंने नियुक्त किया, जो कि कलचुरी से संबंधित व्यक्ति थे। ये रायपुर के कलचुरियों से संबंधित व्यक्ति थे। राज सिंह ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन किसी कारणवश वो वहां पर अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से राज सिंह ने फिर अपने चाचा को राजा बनाया, सिद्धार्थ सिंह को, फिर रघुनाथ सिंह राजा बने और फिर फाइनली मोहन सिंह का समय आ गया, जो कि अंतिम कलचुरी शासक थे मराठों के अधीन वहां पर रतनपुर के क्षेत्र में शासन करने वाले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत निम्नलिखित जंगल सत्याग्रहों को उनके नेतृत्वकर्ता से सुमेलित कीजिए। देखिए, पोड़ी गांव जंगल सत्याग्रह ये सीपत में हुआ था। सीपत में जंगल सत्याग्रह हुआ था। इसके नेता थे रामाधार दुबे। पोड़ी गांव जंगल सत्याग्रह, पकरिया जंगल सत्याग्रह, पकरिया जंगल सत्याग्रह इसके नेता थे अयोध्या प्रसाद जैन। 7 अक्टूबर 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये हुआ था। अच्छा, पोड़ी गांव कब हुआ था? तो 3 अगस्त को हुआ था। ठीक है, लबरा ये 8 सितंबर को हुआ था 1930, और तमोरा जो है 9 सितंबर को हुआ था। ठीक है, कुछ जंगल सत्याग्रह के बारे में पहले समझते। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून को तोड़ा गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां जहां समुद्र, छत्तीसगढ़ लैंडलॉक एरिया है, समुद्र तो है नहीं, तो यहाँ पर जंगल कानून को तोड़ा जा रहा था। जंगल कानून को तोड़ा जा रहा था का मतलब ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो जंगल में जाते थे, अपने मवेशियों को चराते थे, वहां से वनोपज कलेक्ट करते थे, लकड़ियां काटते थे। तो इस प्रकार जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। पोड़ी गांव का जंगल सत्याग्रह का नेता थे रामाधार दुबे। पकरिया जंगल सत्याग्रह का नेता थे अयोध्या प्रसाद जैन। लबरा जंगल सत्याग्रह के नेता थे अमी मर्दन गिरी, और तमोरा जंगल सत्याग्रह के नेता थे यति यतनलाल जैन और शंकर राव गनौद वाले। ठीक है, इसके डिटेक्टर थे अमी मर्दन गिरी। तो ये इसका करेक्ट मैच हो गया। अब इन पर्टिकुलर जंगल सत्याग्रह के बारे में आपको ये जरूर याद रखना है कि पोड़ी गांव जंगल सत्याग्रह का परिणाम था कि रामाधार दुबे ने चरखा संघ का स्थापना की थी, चरखा संघ का गठन किया था। ठीक है, पकरिया जंगल सत्याग्रह की खास बात यह है कि यहाँ पर जो नेता थे अयोध्या प्रसाद जैन, उनको सत्याग्रह शुरू होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो इसलिए ये जंगल सत्याग्रह नहीं हो पाया। लबरा जंगल सत्याग्रह की खास बात यह है कि ये गोंडों के द्वारा किया गया था। और तमोरा जंगल सत्याग्रह ध्यान में रखना कि इसमें दयावती ने MP दुबे को, जो कि वहाँ के डिप्टी कलेक्टर थे, उसे थप्पड़ मार दिया था। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका आंसर 4, 3, 2, 1 आंसर इज सी। आंसर क्या है? सी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 1933 में गांधी जी ने बिलासपुर प्रवास के दौरान गांधी जी किसके निवास पर ठहरे थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में गांधी जी अछूतोद्धार कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ में दूसरी बार प्रवास किए। ये जो तारीख था ये था 22 से 28 नवंबर 1933। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर में प्रवास 25 नवंबर 1933 को किया और वे कुंज बिहारी अग्निहोत्री के घर में विश्राम किए थे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। रॉलेट एक्ट के विरोध में छत्तीसगढ़ में काला दिवस कब मनाया गया? रॉलेट एक्ट कब आया? तो ये 1919 को रॉलेट एक्ट आया। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इस एक्ट को लाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में जीतने के बाद ब्रिटेन जो है वो अपने वादे से मुकर गई थी। उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ को स्वराज देंगे,
लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए थे, जिसका विरोध भारतीयों ने करना स्टार्ट कर दिया था, और इसी विरोध को कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा जाता था। मतलब भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी प्रकार के दलील या अपील या वकील की आवश्यकता नहीं थी। क्लियर है? तो इसके विरोध में पूरे देश में, ना केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में 30 मार्च 1919 को काला दिवस मनाया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से शासक पड़ी नागवंश से संबंधित हैं? पड़ी नागवंश 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक कवर्धा को अपनी राजधानी बनाकर कवर्धा के पड़ी नागवंशियों ने शासन किया। कवर्धा के पड़ी नागवंशियों में एक मड़वा महल लेख मिला था, मड़वा महल लेख, जिसमें टाइमिंग है 1349 ईस्वी। ये रामचंद्र देव का मड़वा महल लेख था। इस लेख में टोटल 24 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है जो कि वहां पर शासन कर रहे थे, जिसमें पता चलता है कि वहां पर शासन करने वाले राजा कौन थे। तो देखो, महिम देव जो है वो चौथे नंबर के राजा थे, गोपाल देव छठवें नंबर के राजा थे, और अर्जुन जो है वो 20वें नंबर के शासक थे। जबकि कर्ण केसरी जो है ये कलिंग के सोमवंश के शासक हैं, और सोमराज जो है वो कांकेर के सोमवंश के शासक हैं। ये कलिंग मतलब कि उड़ीसा के सोमवंशी शासक हैं, और ये कांकेर के सोमवंशी शासक हैं। तो इससे पता चलता है कि कवर्धा के फड़ी नागवंशी राजा कौन थे? तो महिमदेव, गोपाल देव और अर्जुन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। आइए देखते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3। अगला सवाल, सिंगनपुर पहाड़ के संबंध में सत्य कथन है। यहाँ छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा स्थित है। तो बिल्कुल सही है, सिंगनपुर की गुफा प्राचीनतम गुफा है। यहाँ पर पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं, पूर्व पाषाणकालीन और उत्तर पाषाणकालीन साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, बहुत सारे शैल चित्र मिले हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा इस पहाड़ में कुल गुफाओं की संख्या 3 है। तो बिल्कुल सही है। 3 गुफा कौन कौन सी है भाई? तो ये है, मेनली 3 गुफा है, जोगीमारा, लक्ष्मण बेंगरा और सीता बेंगरा। इन गुफाओं की खोज एंडरसन ने 1910 में की थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3। चले आगे बढ़े। चलो ठीक है, अगला सवाल, अत्रि मुनि का आश्रम किस स्थान पर है? अत्रि मुनि का आश्रम ये वास्तव में रामायणकालीन स्थल से संबंधित है। राज्य में लोमस ऋषि का आश्रम है। हम लिखते जाते हैं, राज्य में किसका आश्रम है? तो लोमस ऋषि का आश्रम है। तुरतुरिया में वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। रामाराम सुकमा जिले के अंतर्गत आता है। श्री राम ने भूदेवी की पूजा की थी। सीतामढ़ी हर चौका सीता की रसोई कहते हैं। इसी सीतामढ़ी में अत्रि मुनि का आश्रम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, राजीव लोचन मंदिर के संबंध में असत्य कथन है। इस मंदिर का निर्माण विलासतुंग द्वारा 7वीं 8वीं शताब्दी में किया गया था। सही है। इस मंदिर का निर्माण देखो नागर शैली में नहीं हुआ था, बल्कि द्रविड़ शैली में किया गया था। द्रविड़ शैली में भी द्रविड़ स्थापत्य कला की पंचायतन शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। पंचायतन शैली का मतलब होता है कि बीच में एक मंदिर और उसके चारों कॉर्नर्स में अलग अलग मंदिर, 5 शिखर होते हैं, इसलिए इसे पंचायतन शैली कहा जाता है। ये राजीव लोचन का मंदिर राजिम में है। ये मूलतः एक विष्णु मंदिर है, जिसका निर्माण विलासतुंग ने अपने पुत्र के पुण्य में वृद्धि करने के लिए कराया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। बिल्कुल सही है। इसका जीर्णोद्धार कलचूरी सेनापति जगतपाल द्वारा किया गया था। पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे जगतपाल। बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा असत्य कथन है बी। अगला सवाल, चलो देखते हैं।
दिए गए राजवंशों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंशों के नाम दिए गए हैं, हमें इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। राजर्षि तुल्य कुल वंश का शासन था 4वीं से लेकर 6वीं शताब्दी। शरभपुरी राजवंश का शासन 5वीं से लेकर 6वीं शताब्दी। बस्तर के छिंदक नागवंश, इनका शासन था 1023 से लेकर 1324 ईस्वी। कलचुरी वंश का शासन 1000 से लेकर 1741 ईस्वी और काकतीय वंश का शासन 1324 से लेकर 1947 ईस्वी तक था। तो देखिए इसमें सबसे पहले राजवंश होंगे राजर्षि तुल्य कुल वंश, फिर उसके बाद शरभपुरी वंश, शरभपुरी वंश के बाद कलचुरी वंश, कलचुरी वंश के बाद बस्तर के छिंदक नाग वंश और लास्ट में होंगे काकतीय वंश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ में शासन करने वाली सबसे पहले स्थानीय राजवंश थे राजर्षि तुल्य कुल वंश, ये आपको ध्यान में रखना है। आरंगसेन का ताम्रपत्र मिला है भीमसेन द्वितीय का, जहां से इस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देखो इसे सुमेलित करना है तो यहाँ पर एक तरफ राजवंशों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ राजाओं के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छा हम क्वेश्चन नंबर 16, हाँ क्लियर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कलचुरी वंश का शासक कौन है, तो मोहन सिंह है, जिसके बारे में हमने अभी अभी चर्चा की थी। पांडु वंश के शासक हैं महाशिव तिवर, नल वंश के शासक हैं स्कंद वर्मन और वाकटक वंश के शासन है प्रवरसेन द्वितीय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4321, 4321 करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बंजारों का बस्तर में वस्तु विनिमय व्यापार किस काकतीय शासक के शासनकाल में हुआ था। देखो बंजारों का बस्तर में प्रवेश दलपत देव के शासनकाल में हुआ था। दलपत देव का शासनकाल, दलपत देव जो कि काकतीय वंश के शासक थे 1731 से लेकर 1774 ईस्वी तक शासन किए। इनके शासनकाल में मराठा सेनापति नीलू पंत का आक्रमण हुआ था, जो कि बिंबाजी भोसले के सेनापति थे। ये जो आक्रमण था ये असफल रहा और उसके बाद फिर बंजारों का बस्तर में नमक का व्यापार करने के लिए प्रवेश हुआ। ये नमक के बदले वनोपज यहाँ से लेकर जाते थे और इसी बंजारों के कारण से ही मराठों को बस्तर के आंतरिक मामलों के बारे में जानकारी हुई। और उसके बाद जब अगला आक्रमण हुआ रामचंद्र बाग के द्वारा तो महिपाल देव को पराजय का सामना करना पड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दलपत देव। पसाड़युगीन साक्ष्य मेनहीर से क्या आशय है। मेनहीर जो है महापाषाण कालीन साक्ष्य है। मेनहीर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बालोद जिले के करका भाट, किताबों में इसे करका भाटा लिखा गया बट ये वास्तव में करका भाट है। करका भाट से प्राप्त हुआ है, जिसका उत्खनन अरुण कुमार शर्मा के द्वारा किया गया है। अरुण कुमार शर्मा, ये वास्तव में विशाल खड़े पत्थर है जो कि श्रृंखला में रखे गए हैं। तो इस प्रकार से इसकी आकृति है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो विशाल खड़े पत्थर है ये जहाँ शवों को दफनाया जाता था उसके ऊपर रखा जाता था या उसको कवर करके रखा जाता था ताकि पहचान की जा सके कि किस शव को कहाँ पर दफनाया गया है। नेक्स्ट, महाभारत के सभा पर्व में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को किस नाम से उल्लेखित किया गया है। महाभारत ग्रंथ, इसकी रचना 3100 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। वेद व्यास जी ने रचना की थी, लेखक थे गणेश जी। इसमें इसके सभा पर्व में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है। इसके भीष्म पर्व में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। द्वापर युग में महानदी का नाम भी यही है, चित्रोत्पला। इसके अलावा इसके वन पर्व में शक्ति के पास जो गुंजी का क्षेत्र है उसकी जानकारी मिलती है। ये बताया गया है कि पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव, ये उसकी तपोस्थली थी।
तो ये कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। देखो, सहदेव द्वारा जीते गए क्षेत्रों में प्राग कोसल कहा गया है, करेक्ट आंसर कोसल है। दक्षिण कोसल रामायण काल में कहा गया है। और छत्तीसगढ़ जो है, राय बहादुर हीरालाल का मानना है कि क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो भूमि है, कुछ उत्तरी भूमि जो है वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आती थी, इसलिए इसे कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ भी कहा गया और इसी का अपभ्रंश हुआ छत्तीसगढ़। अगला सवाल, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थल एवं साक्ष्य सुमेलित नहीं है। नहीं है बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो, भोंगापाल में बौद्ध चैत्यगृह, चैत्यगृह वास्तव में मंदिर होता है, यहाँ पर बौद्ध का मंदिर है जिसे डोकरा बाबा का टीला के नाम से जाना जाता है। ये अभी बिल्कुल छिन्न भिन्न अवस्था में है। गौतम बुद्ध की काले रंग की प्रतिमा है जो कि भग्न अवस्था में है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डोकरा बाबा का टीला। भोंगापाल कोंडागांव जिले के अंतर्गत आता है। सिरपुर में पीतल से निर्मित बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है, जो कि पांडु वंश के शासनकाल की है। तुरतुरिया में बौद्ध भिक्षुणियों के विहार प्राप्त हुए हैं। भारत का पहला बौद्ध भिक्षुणियों का विहार तुरतुरिया में प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, ये मौर्यकालीन है। ये कौन से काल का है, ये मौर्यकालीन है, ये पांडु वंश के शासनकाल का है। गामावाड़ा ये दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ डोकरा बाबा का टीला नहीं है, बल्कि यहाँ पर महापाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, ब्रिटिश काल में असहयोग आंदोलन के दौरान अछूतोद्धार हेतु 21 दिन का उपवास रखने वाले पंडित छबीराम चौबे के ये कहाँ के निवासी थे पूछा गया है, तो ये राजनाथ गांव के निवासी थे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इज, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने 1922 ईस्वी में सिहावा-नगरी जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था। सिहावा-नगरी जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह है। ये जंगल सत्याग्रह वनों को आरक्षित घोषित करने के विरोध में किया गया था। धमतरी के जो युवा नेता थे उनके द्वारा किया गया था। ये युवा नेताओं में श्यामलाल सोम, शोभाराम साहू ये मुख्य नेता थे। इसके अलावा विशंभर पटेल भी थे। ठीक है, ये युवा नेता, इन्होंने क्या किया था, जंगल जाकर वहां प्रवेश करके वहां पर लकड़ियां काटी और लकड़ियों को अपने घर में छुपाकर रख दिया। ठीक है, जब इसकी जानकारी पंडित सुंदरलाल शर्मा को होती है तो वो जो ब्रिटिश के जो भी कार्य थे, जो वनों को आरक्षित करने का जो कार्य किया था, उन्होंने उसकी बहुत ज्यादा अवहेलना की, जिसका परिणाम ये था कि पंडित सुंदरलाल शर्मा को इस कारण से जेल भी हुआ था। तो देखो, युवा नेताओं की गिरफ्तारी के बाद इस पर्टिकुलर जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप पंडित सुंदरलाल शर्मा को 1 साल का जेल हुआ था और नारायण राव मेघावाले को 9 माह का जेल हुआ था। तो नारायण राव गनोत वाले नहीं है, ये वास्तव में मेघावाले होना चाहिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल, 1925 ईस्वी में प्रकाशित विकास पत्रिका के संपादक थे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ठाकुर प्यारेलाल, रघुवीर सहाय, केशव प्रसाद वर्मा और रायपुर जिला परिषद। तो देखो, इसका करेक्ट आंसर है रघुवीर सहाय। केशव प्रसाद वर्मा का अग्रदूत पत्रिका आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत इसे पब्लिश किया गया था 1942 ईस्वी में। वहीं पर रायपुर जिला परिषद का 1935 ईस्वी में आया। उत्थान आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कथन 1, भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश शरभपुरी वंश थी। दूसरा है, प्रसन्न मात्र ने प्रथम बार शरभपुरी राजवंश में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो देखो, भीमसेन का जो आरंग ताम्रपत्र था, ये राजर्षि तुल्य कुल वंश के शासक थे। ठीक है, तो इन्होंने जानकारी तो दी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन राजवंश जो है वो शरभपुरी राजवंश नहीं है, बल्कि राजर्षि तुल्य कुल वंश है। ये आपको ध्यान में रखना है कि राजर्षि तुल्य कुल वंश सबसे पुराना राजवंश है। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट, प्रसन्न मात्र ने प्रथम बार शरभपुरी राजवंश में सोने के सिक्के जारी किए थे। तो बिल्कुल सही है, इन्होंने
चांदा से लेकर कटक तक टोटल 116 सोने के सिक्के जारी किए थे। इन सिक्कों में शीर्ष पेटिका लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, शीर्ष पेटिका लिपि का प्रयोग किया गया था। तो बताओ भाई, आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। प्लीज कमेंट करके बताइए। बाकी हम आपको इसे आपके कमेंट के बाद हम इसे कमेंट करके पिन कर देंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्लियर है? चलो अगले सवाल पर आते हैं। सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ जिसमें कर्मचारियों के पद नाम का उल्लेख मिलता है किस जिले से प्राप्त हुआ? तो ये शक्ति जिले के किरारी से प्राप्त हुआ था। ये काष्ठ स्तंभ वास्तव में एक यज्ञ स्तंभ था जिसमें अधिकारियों के पद नाम और उसकी जानकारी मिलती है। अधिकारियों के नाम और उसके पद नाम की जानकारी मिलती। किसी प्रकार के राजा का उल्लेख नहीं किया गया है इसमें। ये जो है किरारी के हीराबान तालाब से निकाला गया था, हीराबान तालाब से, जिसमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। चलो आते हैं अगले सवाल पर। पुजारी पाली में स्थित केवटीन मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? तो ये गुप्तों का मंदिर है, नागर शैली में बना हुआ है। तो गुप्त स्थापत्य कला में बनी हुई मंदिर है ये। निम्नलिखित में से शैल वंश से संबंधित शासक नहीं है। शैल वंश का शासन था 7वीं शताब्दी में दुर्ग के क्षेत्र में। इसके शासक थे श्रीवर्धन, श्री पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन, श्रीवर्धन द्वितीय और जयवर्धन द्वितीय। तो इसमें ये जो जितने भी शासक हैं, है ना, इसमें वर्धन होना चाहिए था, पृथ्वी सेन नहीं होना चाहिए था। ये वाकटक रूलर है पृथ्वी सेन। क्लियर है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राजर्षि तुल्यकुल वंश के संबंध में सत्य कथन को बताइए। सत्य कथन बताना है। इस राजवंश का शासनकाल 4वीं से लेकर 6वीं शताब्दी के मध्य रहा। बिल्कुल सही है। इनकी राज मुद्रा में गज अंकित था, तो गज अंकित नहीं था, सिंह अंकित था। इस राजवंश के अंतिम शासक भीमसेन द्वितीय ने हरिस्वामी और बप्प स्वामी को भट्टपल्ली नामक गांव दान में दिया था। इसकी जानकारी भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से मिलती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट आंसर क्या है कि सिंह अंकित था। सत्य कथन चुनना है तो 1 और 3 सही है। तेरासिंगा ताम्रपत्र किस राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? इस राजवंश से पर्वत द्वारक वंश की जानकारी मिलती है। पर्वत द्वारक वंश का शासन 5वीं शताब्दी में गरियाबंद के देवभोग नामक क्षेत्र में था। इसमें 2 राजा थे, एक सोमन्य राज और दूसरे तुष्टिकर। तो तुष्टिकर का तेरासिंगा ताम्रपत्र था जिसमें ये बताया गया है कि इनकी राजधानी तारंभक थी। इनकी राजधानी क्या थी? तारंभक थी। नेक्स्ट, नल वंश में भट्टारक शब्द किस पद का द्योतक था? सेनापति, सर्वाधिकाराधिकर्ता, युवराज या महाराज? तो पहले तो आप लोग ये बताओ। अच्छा, नल वंश का जो शासक था अर्थपति, उसकी उपाधि थी भट्टारक। अर्थपति के पिता कौन थे? आप लोग प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। भट्टारक शब्द वास्तव में युवराज पद का द्योतक था। वो बड़ा बेटा था और वो युवराज भी था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कथन है सम्राट अशोक ने कलिंग विजय अभियान के दौरान जोगीमारा की गुफा में कुछ दिनों के लिए प्रवास किया था। कारण है जोगीमारा गुफा में मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर ये कथन और ये कारण होता तो ये स्टेटमेंट का सही स्पष्टीकरण भी हो जाता, लेकिन कथन है ये है और कारण ये है। तो कथन तो दोनों सही है, लेकिन कारण जो है कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता। देखो, कारण जोगीमारा गुफा से मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देवदिन और सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है इस गुफा की दीवारों में, जिसमें पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, जो कि एक मौर्यकालीन भाषा और लिपि है। तो कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, साहिल्य नामक वीर पुरुष
किस कलचुरी शासक के साथ कोसल प्रदेश आए थे? कलचुरी वंश के पहले शासक थे कलिंगराज, कलिंगराज के बाद हुए कमलराज। कमलराज का शासनकाल था 20 से लेकर 45 ईस्वी। इनके शासनकाल में गांगेय जो कि त्रिपुरी के राजा थे, वो उड़ीसा अभियान में जा रहे थे, उनके साथ कमलराज भी गए थे। और उड़ीसा अभियान से जब वो वापस लौट रहे थे, तब उनके साथ साहिल नामक व्यक्ति आया था, जो कि आगे चलकर इनका सेनापति बनता, और इनके वंशज ही कलचुरियों के राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो करेक्ट आंसर कमल राजा, जो कि कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है हमको, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दक्षिणावर्त विजय अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने किस कौशलवंशी राजा को पराजित किया था? तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जो कि हरिशेन के द्वारा लिखी गई थी, टोटल इसमें 19 पंक्तियां हैं। इसमें बताया गया है, क्लियरली लिखा गया है कि समुद्रगुप्त ने कौशल के राजा महेंद्र और महाकांतार के राजा व्याघराज को युद्ध में पराजित किया और उसका क्षेत्र वैसे ही उनको वापस कर दिया। इन पर्टिकुलर क्षेत्रों को उन्होंने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। ये वार्षिक टकोली दिया करते थे। ये गुप्तों के अधीन थे, लेकिन फिर भी स्वतंत्र रूप से यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो कौशल के राजा महेंद्र, तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, छत्तीसगढ़ में 1917 ईस्वी में होम रूल लीग की शाखाएं खुली थी। तो बिल्कुल सही है। होम रूल लीग भारत में 1916 में आ गया था, लेकिन 17 में छत्तीसगढ़ में इसकी शाखाएं खुली थी। कलकत्ता जाते समय तिलक जी ने छत्तीसगढ़ में रुककर यहाँ के लोगों को संबोधित किया। बिल्कुल सही है। इस संगठन में सदस्यों की संख्या 1700 से अधिक थी। तो 1700 से अधिक नहीं थी, लगभग 99 थी। कितनी थी? 99 थी। छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल लीग आंदोलन सक्रिय रहा। तो ये भी सही है। तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है 3। तो 421 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में प्रतिज्ञा दिवस का आयोजन कब किया गया था? प्रतिज्ञा दिवस वास्तव में सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले लाहौर में जब अधिवेशन हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रतिज्ञा ली गई थी कि हम स्वराज जरूर हासिल करेंगे, और 26 जनवरी 1930 को प्रतिज्ञा दिवस मनाया गया था। ये प्रतिज्ञा लिया था। तो हर साल छत्तीसगढ़, न केवल छत्तीसगढ़ में, भारत में भी प्रतिज्ञा दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान मुंगेली मद्य निषेध कार्यक्रम का नेतृत्व किसने किया था? तो गजाधर साव ने किया था। रायपुर के क्रांतिकारी नेता परसराम सोनी का नाम निम्नलिखित घटनाओं से जुड़ा है। 1942 में परसराम सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये वास्तव में कुछ क्रांतिकारी घटनाएं कर रहे थे। ये बॉम्ब बनाना सीख रहे थे, बॉम्ब बना रहे थे, रिवॉल्वर बना रहे थे, गोलियां बना रहे थे, ताकि ये ब्रिटिश के विरोध में जा सके, ब्रिटिश शासन के विरोध में जा सके। और बाद में परसराम सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसे रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। तो परसराम सोनी जो है वो रिवॉल्वर बना रहे थे, टाइम बम बना रहे थे, बुलेट गोलियां बना रहे थे। रायपुर जेल की दीवार को उन्होंने नहीं तोड़ा था, ना ही झंडा फहराया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 38, ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा नागपुर हाईकोर्ट भवन में तिरंगा झंडा कब फहराया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के तहत इसमें एक मुख्य कार्यक्रम था झंडा फहराना। 9 सितंबर 1942 को नागपुर के हाईकोर्ट में उनके द्वारा झंडा फहराया गया। नेक्स्ट है, राजनांदगांव में हुए बेगार विरोधी किसान आंदोलन का नेतृत्व सेवता ठाकुर ने किया था। ये जो किसान आंदोलन है 1879 से 80 के बीच में हुआ था। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी राज कब स्थापित हुआ? कुछ मुख्य डेटा याद रखने हैं आपको। 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गई। रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गई। उस समय वाइसराय थे भारत के डलहौजी। डलहौजी ने नागपुर में कुशासन, आंतरिक अव्यवस्था और कोई उत्तराधिकार नहीं होने का उन्होंने आरोप लगाकर पूरे नागपुर साम्राज्य को अपने में विलय कर लिया। रघुजी तृतीय का चूंकि कोई बेटा नहीं था, कोई संतान नहीं था, और गोद लिए हुए संतान को उन्होंने अघोषित कर दिया था डलहौजी ने, तो इसीलिए 13 मार्च 1854 ईस्वी को
नागपुर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया और उसके बाद फाइनली छत्तीसगढ़ की पारी आई। 1 फरवरी 1855 ईस्वी को छत्तीसगढ़ ब्रिटिश का अभिन्न अंग बन गया। इस दिन सत्ता का हस्तांतरण किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 1855। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में परगने का प्रमुख था। मराठा काल में विठलराव दिनकर जो कि सूबेदार थे, उनके द्वारा परगना पद्धति की शुरुआत की गई थी। उसके बाद ब्रिटिश काल में चार्ल्स इलियट जो कि छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने तहसीलदारी व्यवस्था लॉन्च की थी और परगनों को तहसील के नीचे रखा था। तहसील में उन्होंने तहसीलदार को बिठाया और परगनों का अधिकारी था नायब तहसीलदार, जबकि मराठा काल में परगनों के अधिकारी को कमाविजदार कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नायब तहसीलदार। मराठा काल में प्रचलित ताहूदारी प्रथा के अंतर्गत कौन सी भूमि आती थी? तो इसमें उसर और त्याज्य भूमि आती थी। ताहूदारी प्रथा सैंडिश लेकर आए थे, ब्रिटिश अधीक्षक थे सैंडिश। सैंडिश का टाइम पीरियड था 1825 से लेकर 28 ईस्वी। ताहूदारी प्रथा ऐसी कोई बंजर भूमि या त्यागी गई भूमि, ठीक है। उसर का मतलब होता है बंजर और त्याज का मतलब होता है त्यागी गई, ठीक है। तो बंजर या त्यागी गई जो भूमि होती थी, है ना, उसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति को दे दिया जाता ताकि वो उसे उसकी उपजाऊपन बढ़ाए और वहां पर कृषि करे। कृषि से होने वाले आय का कुछ हिस्सा, कुछ प्रतिशत वो राजा को देता था। तो इस प्रकार से ये ताहूदारी प्रथा चल रही थी। क्लियर है? तो इसमें उसर और त्याज्य भूमि आएगी, ये ध्यान में रखना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर 1 और 3, 1 और 3। अगला सवाल, 1858 ईस्वी को रायपुर में हुए सैन्य विद्रोह में शामिल किस सिपाही को फांसी नहीं हुई थी? देखो, रायपुर में 1858 ईस्वी में सैन्य विद्रोह हुआ था। हनुमान सिंह इसके नेता थे। इन्होंने मेजर सार्जेंट सिडविल की हत्या कर दी थी, जो 3री बटालियन का प्रमुख अधिकारी था, है ना। तो ये हुआ था, इसका परिणाम कि 22 जनवरी 1858 को 22 सिपाहियों को फांसी दी गई, लेकिन हनुमान सिंह वहां से भाग निकले। तो हनुमान सिंह को फांसी नहीं हुई थी, जो कि उसके प्रमुख नेता थे। अगला सवाल, अमरज कुल की राजकुमारी लोक प्रकाशा का विवाह किस वंश के शासक से हुआ था? तो अमरज मतलब कि शरभपुरी राजवंश। नरेंद्र की बहन थी लोक प्रकाशा, इसका विवाह जो है भरत बल से हुआ था। भरत बल, जिसका संबंध है पांडु वंश से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, जाजलदेव प्रथम के द्वारा विजित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? जाजलदेव प्रथम, इनका शासनकाल 1090 ईस्वी से लेकर 1120 ईस्वी तक था। ये कलचुरी वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, सर्वशक्तिमान थे। इन्होंने कलचुरियों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार उत्तर में बालाघाट, यहाँ महाराष्ट्र, उड़ीसा, नीचे आंध्र तक कर लिए थे। इसके विजित क्षेत्रों में दंडकपुर, चक्रकोट और बैरागढ़ था। कांकरे और पाली नहीं था। पाली पर अधिकार शंकरगढ़ द्वितीय ने कर लिया था, जबकि कांकरे जो है, कांकेर प्रदेश पृथ्वीदेव द्वितीय के टाइम पीरियड में इनके अंडर आया। तो ध्यान रखना, दंडकपुर, चक्रकोट और बैरागढ़। 1, 2, 5। नेक्स्ट, सोनाखान विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन है, विचार करना है, उपर्युक्त विकल्प का चुनाव करो, सही कथन का चुनाव करना होगा। देखो, विद्रोह के समय पुलिस अधिकारी स्मिथ और नेपियर थे, बिल्कुल सही है। अंग्रेज अधिकारियों ने सोनाखान गांव को आग के हवाले कर दिया, इसलिए नारायण सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा, बिल्कुल सही है। देवरी के जमींदार महाराज साय, कटंगी के लोक साय, भटगांव के बिलाईगढ़ के जमींदार अंग्रेजों का साथ दिया, बिल्कुल सही है। नारायण सिंह के पुत्र ने सुरेंद्र साय के साथ मिलकर लोक साय की हत्या कर दी। तो इन्होंने लोक साय की हत्या नहीं की थी, बल्कि इनके चाचा देवरी के जमींदार कौन है? महाराज साय, इनकी हत्या की थी। तो बस ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी
सही हैं। तो बाकी सभी सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। देखो 1857 में सोना खान का विद्रोह हुआ था। वीर नारायण सिंह जो है इसके नेता थे। इन्होंने माखन बनिया का अनाज लूटा था, जिसके परिणाम स्वरूप इनको जेल जाना पड़ा था। वहां से भागकर इन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया, लेकिन इस विद्रोह का दमन कर दिया गया था कैप्टन स्मिथ के द्वारा, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका थी देवरी के जमींदार, जिन्होंने ब्रिटिश के साथ मिलकर इनकी योजना को बता दिया था। फाइनली वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को फांसी दे दी गई, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहलाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित शासक एवं उनके निर्माण कार्य को सुमेलित करना है। पृथ्वीदेव द्वितीय, इनके टाइम पीरियड में इनके जो सेनापति थे जगतपाल, उन्होंने राज्य में राम मंदिर का निर्माण करवाया था। कल्याण साय जगन्नाथ स्वामी मंदिर रतनपुर के अंदर, ये रतनपुर में गज किला है, गज किला में इन्होंने जगन्नाथ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। जाजलदेव प्रथम ने जांजगीर में नट्टा मंदिर, जो कि मूलतः एक विष्णु मंदिर है, उसका निर्माण कराया था। और रत्नदेव प्रथम इन्होंने तुम्बाड़ में बंकेश्वर मंदिर, जो कि मूलतः एक शिव मंदिर है, इसका निर्माण कराया था। तो 1 का 3 है, बी का 1, ये सी का 4 एंड डी का 2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। विचार कर लेते हैं भाई। देखो रतनपुर शहर की स्थापना जो है रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में हुई थी, लगभग 1050 ईस्वी में। भूमकाल का विद्रोह हुआ था 1910 में। कोटपाड़ की संधि हुई थी 1778 में। मुरिया विद्रोह 1876 में। शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी मैंने अभी आपको बताया 1857 में, और ये मराठों का आक्रमण 1741 में। तो देखो भाई करेक्ट आंसर, सही मैच क्या होगा, बताओ सही मैच। देखो सबसे पहले आ जाएगा रतनपुर शहर की स्थापना, उसके बाद 1741 ईस्वी, फिर उसके बाद कोटपाड़ की संधि आएगी, कोटपाड़ की संधि के बाद शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले कौन कौन थे। संविधान निर्मात्री सभा में देखो पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर से थे, बैरिस्टर छेदीलाल बिलासपुर से थे, पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी ये रायगढ़ रियासत से थे, ई राघवेंद्र राव कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं थे, तो ये तो नहीं थे। ठीक है, तो ई राघवेंद्र राव नहीं थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन कौन थे, तो 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3। ये भी ध्यान में रखना, संविधान निर्मात्री सभा में 3 ब्रिटिश प्रांत से लोग लिए गए थे और 3 जो है वो रियासत से लिए गए थे। तो ब्रिटिश प्रांत से तो मैंने बता दिया, रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर से छेदीलाल और दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त। वहीं पर रियासत से कांकेर, रायगढ़ और सरगुजा, ये 3 रियासत से लिया गया था, ध्यान रखना। चलो अगला सवाल, दिए गए वाकटक वंशीय शासकों को उनके कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। चलो शासकों का कालक्रम लिख लेते हैं। सबसे पहले राजा हुए विंध्य शक्ति, फिर उसके बाद प्रवरसेन प्रथम, 2 शाखाओं में विभाजित हो गई है, एक नंदीवर्धन और दूसरी वत्स गुलाम। ये आपको ट्रिक याद रखना है, PRP और ये RP, आपको जाना ऐसे है। ये प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, फिर उसके बाद पृथ्वीसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन द्वितीय, इसी सीक्वेंस में है, तो हम आगे यही लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन होंगे, प्रवरसेन प्रथम के बाद रुद्रसेन प्रथम, फिर इसके बाद शासक होंगे पृथ्वीसेन प्रथम, फिर शासक होंगे रुद्रसेन द्वितीय, देन प्रवरसेन द्वितीय, फिर नरेंद्र सेन, देन पृथ्वीसेन, और इसी वंश में आगे होंगे देवसेन और हरिसेन। यही सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस हमको पता करना है, पहले कौन होगा भैया, तो बता दो।
महेंद्र सेन। देखो महेंद्र सेन आपको यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा होगा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ऑप्शंस में, बाकी देखो आप। तो देखो सबसे पहले महेंद्र सेन को ही आप लिखो, क्योंकि समुद्रगुप्त ने इसी को पराजित किया था। उसके बाद होंगे कौन, तो उसके बाद होंगे रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय के बाद प्रवर सेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय के बाद नरेंद्र सेन और उसके बाद हरिसेन। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस ताहूतदारी का निर्माण 1858 ईस्वी में हुआ था? 1858 ईस्वी में चार्ल्स सी इलियट के द्वारा 3 ताहूतदारी भूमि बनाई गई थी। ये थी संजारी, खल्लारी और सिहावा। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, दुर्ग में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? दुर्ग में किसान सभा का गठन, देखो ये 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत किया गया था। ये किया गया था उदय राम और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? उदय राम और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के द्वारा। अछूतोद्धार कार्यक्रम 1925 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है भाई, चलो विचार करते हैं। ये क्वेश्चन को एक ही स्क्रीन में ले आते हैं पहले। इस कार्यक्रम के नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, बिल्कुल सही है। इस कार्यक्रम के दौरान रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना हुई, ये भी सही है। अछूतोद्धार के लिए राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराना चाहते थे पंडित सुंदरलाल शर्मा राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश, लेकिन वहाँ जो बड़ी सुरक्षा रखी गई थी, पुलिस तैनात थे, लोग जो है तलवार लेकर खड़े थे, इसीलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राजिम के राम मंदिर में हरिजनों को प्रवेश करवाया। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, घनश्याम सिंह गुप्त, वामन राव लौके सहयोगी थे। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी तो सारे सही दिख रहे हैं। तो देखते हैं क्या इसका आंसर है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है पूछा गया है भाई, तो हमने तो कई वाला भी एक ही ऑप्शन को असत्य चुना है। देखो इसका करेक्ट आंसर जो है वो केवल 3 ही है ना? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल, असहयोग आंदोलन के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा संपादित जेल पत्रिका की मुख्य पृष्ठ पर पुलिस द्वारा किन्हें गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया है? तो देखिए यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप 1 साल की सजा हुई थी, रायपुर जेल में रखा गया था। और 1922-23 में उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका का संपादन जेल से ही किया था, इसीलिए इस पत्रिका को जेल पत्रिका कहा जाता था। टोटल इसमें 18 पृष्ठ थे और पहले पेज में इन्होंने ये जो चित्र बनाया था ये किसका था? तो इसके मुख्य पृष्ठ पर भगवती प्रसाद मिश्र को पुलिस द्वारा जेल में ले जाते हुए दिखाया गया है, तो गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना भगवती प्रसाद मिश्र। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बूढ़ी खार में स्थित विष्णु की लेख युक्त प्रतिमा में किस सातवाहन कालीन शासक की जानकारी मिलती है? तो इसमें वेदश्री की जानकारी मिलती है। सातवाहन कालीन शासक है। बूढ़ी खार की जो विष्णु की लेख युक्त प्रतिमा है, इसे प्रजावती और भारद्वाजी नामक 2 महिलाओं के द्वारा बनाया गया था। ये सवाल भी पूछा गया है कि किसके द्वारा बनाया गया था, CGPSC में ही, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी? कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी? तो देखो, रायपुर में विदेशी दुकानों के समक्ष धरना प्रदर्शन, पत्र बम योजना, रायपुर में वानर सेना का गठन, या रायपुर में विद्यार्थी जुलूस। तो देखो ये सभी हुए थे। रायपुर में विद्यार्थी जुलूस नहीं हुआ था, ये 1942 में 10 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को त्रेतानाथ तिवारी के नेतृत्व में ये विद्यार्थी जुलूस निकाला गया था। तो ये घटना जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नहीं हुआ था। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी जोड़ी मराठाकालीन घटना एवं संबंधित व्यक्ति से सुमेलित नहीं है? घटना, आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष महिपत राव दिनकर को करना पड़ा था, बिल्कुल सही है। सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो हम उसे ही मार्क करेंगे। बस्तर जमींदारी पर आक्रमण, सखाराम हरी, इस टाइम पे नहीं हुआ था बस्तर जमींदारी पर आक्रमण, जैसे मैंने आपको बताया था।
महिपत राव दिनकर राजा थे। 1809 ईस्वी में वेंकोजी भोसले के शासनकाल के दौरान ये हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। कोलबुक यात्री का आगमन केशव गोविंद के टाइम पीरियड में हुआ था और परगना व्यवस्था की शुरुआत विठलराव दिनकर ने की थी। बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भीमाजी भोसले के शासनकाल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बिम्बाजी नागपुर के राजा के सहायक के रूप में रतनपुर में शासन कर रहे थे, तो बिल्कुल सही है। उनकी स्वतंत्र सेना थी, बिल्कुल सही है। बिम्बाजी के रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना की थी, ये भी सही है। बिम्बाजी ने परगना पद्धति की शुरुआत की थी। परगना पद्धति के सूत्रधार थे ये क्या थे? सूत्रधार थे। परगना पद्धति कि नियम कानून जरूर बनाया था इन्होंने, लेकिन इन्होंने शुरुआत नहीं की थी। शुरुआत विठलराव दिनकर ने की थी, तो ये असत्य कथन है। कथन, बिम्बाजी के शासनकाल में बस्तर मराठों के अधीन हो गया, बिल्कुल सही है। बिम्बाजी के सेनापति नीलू पंत का बस्तर में आक्रमण। देखो, बिम्बाजी के शासनकाल में जब नीलू पंत का आक्रमण हुआ तब नीलू पंत को हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो बिम्बाजी के शासनकाल में बस्तर मराठों के अधीन तो हो गया था, पर कारण नीलू पंत का आक्रमण नहीं था, बल्कि कारण जो था दरियादेव के साथ की गई संधि थी, ठीक है। तो कथन दोनों सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं करता, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण से संबंधित सत्य कथन पर विचार कीजिए। रघुनाथ सिंह मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक थे, तो रघुनाथ सिंह मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक नहीं थे, ये मराठों के अधीन पहले कलचुरी शासक थे। रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने बंगाल अभियान से वापस लौटते समय रतनपुर पर आक्रमण किया था। तो वापस लौटते समय नहीं, बल्कि 1741 में जब वो अभियान में जा रहे थे तब आक्रमण किया था। रघुनाथ सिंह के आत्मसमर्पण के बाद भास्कर पंत ने रतनपुर के निवासियों से 10 लाख रुपए का जुर्माना लिया था। तो 10 लाख का नहीं लिया था, 1 लाख का लिया था। कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा भाई इसका? सत्य कथन बताना है तो इनमें से कोई नहीं। किस चंदक नागवंशी शासक ने चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी? तो सोमेश्वर देव द्वितीय ने की थी। चलो आगे बढ़ते हैं। कालीन सिक्के, आहत मतलब जो ठोक पीट कर बनाए गए सिक्के होते हैं। पंचमार्ग मतलब उसमें थप्पे लगाकर सिक्के बनाए जाते हैं। तो ये जो सिक्के थे मौर्यकालीन आहत सिक्के चांदी के थे। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बैठ याद रखना, बार, अकलतरा, ठठारी, इसके अलावा रायपुर से प्राप्त हुए। रायपुर में तारापुर, आरंग और उड़ेला, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आरंग। स्वतंत्र दल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1925 ईस्वी को राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, बिल्कुल सही है। 1926 के निर्वाचन में इस दल से बैरिस्टर छेदीलाल विजयी रहे, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, 1 और 2। चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिकलिंगाधिपति सोमवंशी शासकों में से कौन कलचुरी नरेश रत्नदेव प्रथम से पराजित हुए थे? तो रत्नदेव प्रथम से पराजित हुए थे महाभवगुप्त उद्योग केसरी, याद रखना। राघोली ताम्रपत्र किस शासक द्वारा जारी किया गया था? तो जयवर्धन शैलवंश के शासक हैं, इनके द्वारा जारी किया गया था। 7वीं शताब्दी में इनका शासन था। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 66। निम्न आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। निम्नलिखित में से किस सरपुरी शासक के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? तो देखो, सर्वाधिक ताम्रपत्र जो है वो सुदेव राज के प्राप्त हुए हैं, 6 सिरपुर से और 2 शरभपुर से। इसके अलावा सुदेव राज का कौवाताल का अभिलेख इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिकाराधिकर्ता इस पद की जानकारी मिलती है जिसमें इंद्रबल का उल्लेख किया गया है। क्लियर है? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर सर्वाधिक सिक्कों की बात की होती तो सर्वाधिक 116 सिक्के सोने और चांदी के प्रसन्न मात्र के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला सवाल, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसके द्वारा की गई थी? तो कवि ईशान के द्वारा की गई थी, जो कि महाशिवगुप्त बालाजुन के दरबारी कवि थे। अगला सवाल, सुमेलित कीजिए, एक तरफ है त्याग और दूसरी तरफ है शामिल व्यक्ति। देखो, ये असहयोग आंदोलन के दौरान जो नकारात्मक कार्य किए गए, जो त्याग दिए गए, उसके बारे में उपाधियों का त्याग जो किया गया, वहां से सवाल पूछा गया है। वकालत तक का त्याग ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया गया है। राय साहब की पदवी वामन राव लाखे ने त्याग की, बदले में जनता ने इन्हें लोकप्रिय की उपाधि से विभूषित किया। खान साहब की पदवी जो है शमशेर खान ने त्यागी, और राय बहादुर की पदवी जो है, ये उपाधि जो है नगेंद्र नाथ डे ने त्यागी। तो करेक्ट मैच हो जाएगा 1 का 1, बी का 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? मराठा कालीन टैक्स कर और उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। टकोली जमींदारों से लिया जाने वाला कर था, बिल्कुल सही है। कलाली आबकारी कर था, आय और व्यय पे आने कलाली जो है वो मादक द्रव्यों से होने वाले आय का जो कर था, दैट इज कलाली। महल महल जो है राजा खालसा क्षेत्र की भूमि पर, ऐसी भूमि जो राजा के डायरेक्ट कंट्रोल में हुआ करता था, उस पर जो टैक्स लगता था, दैट इज महल। घरों पर लगाए जाने वाले कर को पट्टा कहते थे। क्या? पट्टी। क्या कहते थे? पट्टी। देखो, घरों पर लगाए जाने वाले कर को याद आप ऐसे रख सकते हो कि घरों का क्या मिलता है? पट्टा मिलता है। तो ये क्या है? पट्टी है। क्लियर है? पंडरी गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर था। ऐसे जो कृषि का कार्य नहीं करते थे, उनसे उनकी आय का 10% लिया जाता था। तो इसमें करेक्ट मैच कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, और यही हमारा आंसर है। अगला सवाल, देखो यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक परसराम सोनी थे। दूसरा कथन है, शिवनंदन प्रसाद के मुखबरी के कारण सोनी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, बिल्कुल सही है। 1942 में रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था। ये जो परसराम सोनी है उसके नेता थे, और शिवनंदन प्रसाद के कारण ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था। करेक्ट आंसर है इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 70 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, ब्रिटिश शासनकाल में गौटियाओं को क्या कहा जाता था? तो 1862 ईस्वी के बाद गांव का जो प्रमुख अधिकारी था गौटिया, उसको मालगुजार के नाम से जाना जाता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने किस स्थान पर महिलाओं को संबोधित किया था? देखो, महात्मा गांधी जो है वो असहयोग आंदोलन से पहले आए थे। कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए 20-21 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में उन्होंने पहली बार प्रवास किया था। इस दौरान वो रायपुर, धमतरी और फिर वापस रायपुर आए, और जब वापस रायपुर आए 21 दिसंबर को, तो उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया। वहां उन्होंने तिलक स्वराज फंड हेतु महिलाओं को पैसे एकत्रित करने के लिए कहा, और क्योंकि महिलाओं के पास धन तो नहीं था, लेकिन उनके पास जो भी आभूषण थे उन्होंने गांधी जी को दे दिया। ठीक है। अगला सवाल है, कोसगई को राजधानी बनाने वाला जो राजा था वो कौन था? तो बहारेंद्र शाह ने पठानों के आक्रमण के कारण कुछ समय के लिए अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी थी रतनपुर से छुरी कोसगई। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह के सही कारणों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। देखो, सही कारण, कोई विद्रोह 1859 में हुआ था। कोई विद्रोह कब हुआ था? 1859 में। साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए हुआ था। मेरिया विद्रोह 1842 से लेके 63 ईस्वी तक चला। नर बलि प्रथा से संबंधित था। नर बलि करते थे आदिवासी जो है ताड़ी पेन्यू और माटी देव की आराधना में। जब ये जानकारी ब्रिटिश को पता चली तो उन्होंने इसके विरोध में देवी दंतेश्वरी के मंदिर में 22 सालों के लिए सेना तैनात कर दी। उसके विरोध में ये मेरिया विद्रोह हुआ था। लिंगागिरी विद्रोह 1856 ईस्वी में बस्तर का ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के विरोध में हुआ था। 1854 ईस्वी में बस्तर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। तारापुर विद्रोह 1842 से लेकर 54 ईस्वी तक चला। ये कर वृद्धि के कारण हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 1, ऑप्शन नंबर डी। चलो आते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है,
असहयोग आंदोलन के दौरान गठित पंचायत मंत्री कौन बनाए गए थे? देखो, असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ सकारात्मक कार्यों में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई थी। रायपुर क्षेत्र में जसकरण डागा को चुना गया था। रायपुर क्षेत्र में जसकरण डागा को चुना गया था और धमतरी क्षेत्र, इन्हीं दोनों क्षेत्र में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई थी। यहाँ बाजीराव प्रधान थे, लेकिन पंचायत मंत्री कौन थे? तो जसकरण डागा थे। मराठा काल में पौनी था। पौनी वास्तव में ग्राम स्तर का विशेष सेवादार था, जिसे पौनी कहा जाता था। क्लियर है? चलो आते हैं अगला सवाल। पाषाण कालीन स्थल से संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है। सिंगनपुर प्रदेश का प्राचीनतम गुफा है, बिल्कुल सत्य है। सिंगनपुर की गुफा से पूर्व पाषाण कालीन और उत्तर पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साले टेकरी कांकेर जिले के अंतर्गत आता है। 3 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण प्राप्त हुए, बिल्कुल सही है। कबरा पहाड़ के शैल चित्र लाल रंग के हैं। मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं, सही है। चितवा डोंगरी से नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिले, बिल्कुल सही है। चितवा डोंगरी बारोद जिले के अंतर्गत आता है। 27 ड्रैगन की आकृति के शैल चित्र, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा सूबेदार बीकाजी गोपाल बीका भाऊ के काल में हुई राजनीतिक अस्थिरता के संबंध में निम्न कथनों का सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर कुछ घटना दी हुई है, आपको क्रम बताना है। ध्यान रखो, सबसे पहले रघुजी द्वितीय की 1816 में मृत्यु हुई। फिर उसके बाद रघुजी द्वितीय की जैसे मृत्यु हुई तो नागपुर के राजा बने परसोजी। नागपुर के राजा कौन बने? परसोजी। और अप्पा साहेब उनके संरक्षक के रूप में थे। तो अप्पा साहेब ने संरक्षक होने का फायदा उठाया और उसके बाद अंग्रेजों से गुप्त संधि कर ली, दैट इज सहायक संधि। ठीक है। फिर जब सहायक संधि की और परसोजी की मृत्यु करवा दी, परसोजी की हत्या करवा दी, तो उसके बाद क्या हुआ? परसोजी की मृत्यु हो गई और खुद उसके बाद नागपुर का राजा बन गया। ठीक है। जब नागपुर का राजा बन गया तो उसे अंग्रेजों के अधीन रहना रास नहीं आ रहा था, उनके साथ सहायक संधि रास नहीं आ रही थी और उसने बाजीराव द्वितीय के साथ थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध में बाजीराव द्वितीय का साथ दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में चला गया, दैट इज सीताबर्डी का युद्ध। ये 1817 में हुआ। तो ये इसका सही क्रम है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सातवाहनों के शासनकाल में किस बौद्ध भिक्षुक ने दक्षिण कोसल में प्रवास किया था? तो नागार्जुन आए थे। नागार्जुन के लिए सातवाहनों ने 5 मंजिला संघाराम का निर्माण करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, गुप्त काल में बस्तर क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया था? जैसे कि आपने पहले ही देखा, गुप्त काल में समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मेंशन है कि समुद्रगुप्त ने कौशल के राजा महेंद्र और महाकांतार के राजा व्यागराज, मतलब बस्तर को क्या कहा गया? महाकांतार कहा गया। बानाबरद में किन गुप्त शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं? आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि बानाबरद में किन गुप्त शासकों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक ने रणकेशरी की उपाधि धारण की थी? भांदक ने की थी। भांदक भावदेव ने की थी। भांदक उसके शिलालेख का नाम है। भांदक शिलालेख से ये जानकारी मिलती है, इसके वंश क्रम की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो भावदेव का ये उपाधि है रणकेशरी। बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य द्वारा निर्माण किए गए पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार जलालुद्दीन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल, शहीद वीर नारायण सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र गोविंद सिंह ने किसके साथ मिलकर देवरी के जमींदार की हत्या की? तो आपको पता है कि संबलपुर जमींदारी से संबंधित व्यक्तित्व सुरेंद्र साय के साथ मिलकर उन्होंने ऐसा कार्य किया था। भूमकाल विद्रोह के प्रमुख कारणों में निम्नलिखित कथनों में से क्या शामिल था? वन उपज का सही मूल्य न देना शामिल था। काकतीय राजवंश से दीवान न बनाना। नवीन शिक्षा आदिवासियों पर जबरदस्ती थोप देना। ईसाई मिशनरियों के माध्यम से आदिवासियों को धर्म के लिए बाध्य करना। इसके अलावा एक बहुत प्रमुख कारण था बैजनाथ पंडा के द्वारा वनों को आरक्षित घोषित कर देना। ठीक है, तो ये सभी कारण थे। तो ये सभी कारण की वजह से 1910 ईस्वी में बस्तर के क्षेत्र में सबसे बड़ा आदिवासी विद्रोह हुआ, दैट इज भूमकाल का विद्रोह, जिसके नेता थे नेता नार के जमींदार। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
अगला सवाल, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी? तो शक्ति सबसे छोटी रियासत थी। टोटल 14 रियासतें थी, सबसे छोटी शक्ति थी और सबसे बड़ी बस्तर थी। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय स्थापित किया गया था, जिसका शुभारंभ ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का भगत सिंह, चूंकि भगत सिंह एक क्रांतिकारी नेता थे, वो हिंसात्मक गतिविधियां उन्होंने की थी, तो ऐसा ही कार्य छत्तीसगढ़ में परसराम सोनी ने किया था। तो छत्तीसगढ़ का भगत सिंह परसराम सोनी को कहा जाता है। धमतरी से व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। देखो धमतरी से था कौन, अगर यही पता है तो इसका आंसर आप लगा सकते हो। ठीक, यतियतनलाल जैन रायपुर से थे, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव बिलासपुर से थे, रत्नाकर झा दुर्ग से थे, तो धमतरी से कौन था? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में चालू हुआ था। और अगर हम नेता देखें तो रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर में छेदीलाल, दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त और धमतरी में छोटेलाल श्रीवास्तव। रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल ने माना से व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया था और ये छत्तीसगढ़ के पहले सत्याग्रही कहलाते हैं। आगे, सुमेलित नहीं है, कलचुरी शासक और उनके शिलालेखों की यहाँ पर जानकारी दी गई है और ये पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो बहारेंद्र साय की जानकारी कोसगई के शिलालेख से मिलती है, बिल्कुल सही है। रत्नदेव द्वितीय के बारे में जानकारी सरखों से मिलती है, रतनपुर से मिलती है, रतनपुर के शिलालेख से। इसके अलावा खरौद से भी मिलती है। जाजलदेव द्वितीय की जानकारी ये मल्हार, अकलतरा और शिवरी नारायण से मिलती है। इसे आप मास लिख सकते हैं। बारसूर से नहीं मिलती है। पृथ्वीदेव द्वितीय की जानकारी सारंगढ़ से मिलती है। सारंगढ़ क्षेत्र को पृथ्वीदेव द्वितीय ने जीत लिया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो, कान्यकुब्ज महासभा की स्थापना 1912 ईस्वी में पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, 1920 ईस्वी में रांची में आयोजित किसान मजदूर सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 1920 की बात है, बताओ भाई। 93 का आंसर क्या होगा बताओ? 93 का आंसर बताओ भाई क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित विष्णुदत्त शुक्ल ने किया था। किसने किया था? पंडित विष्णुदत्त शुक्ल ने किया था। ठीक है, चलो चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। रायपुर डायनामाइट केस में शामिल व्यक्ति श्री यदु जी किस क्रांतिकारी संगठन से संबंधित थे? देखो ये रायपुर डायनामाइट केस से संबंधित जानकारी है। अब इसके ऑप्शंस दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर, चलो देखते हैं। इस तरफ होंगे इसके ऑप्शंस। हाँ, ये किससे संबंधित थे? तो ध्यान रखना ये हिंदुस्तानी लाल सेना से संबंधित है। किससे संबंधित थे? हिंदुस्तानी लाल सेना से संबंधित थे। ठीक, चलो अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के 5 पांडवों में शामिल नहीं थे, तो घनश्याम सिंह गुप्त शामिल नहीं थे। 5 पांडव छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान युद्ध समिति का गठन किया गया था और अवज्ञा के 5 पांडव रायपुर से चुने गए थे। युधिष्ठिर थे, वामन राव लाखे युधिष्ठिर थे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, भीम थे, शिवदास डागा, सहदेव थे। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, अर्जुन थे। अर्जुन कौन था? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और नकुल थे, चलो नकुल कौन थे बताना आप लोग। ठीक है, नकुल कौन थे? चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। मौलाना अब्दुल रऊफ थे। कौन थे? मौलाना अब्दुल रऊफ। क्लियर है? चलो अगला सवाल, डॉक्टर खूबचंद बघेल के बारे में सत्य कथन है। इन्होंने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन किया था। करम छढ़ा और ऊंच नीच इनकी विशेष रचनाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में इनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो बताओ भाई सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर प्लीज हमें कमेंट करके बताओ। अगला सवाल, पंडित रविशंकर शुक्ल के मंत्रिमंडल में गवर्नर के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल के
मंत्रिमंडल में गवर्नर के पद पर नियुक्त व्यक्ति थे ई राघवेंद्र राव। कौन थे? ई राघवेंद्र राव। चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्मात्री सभा के प्रथम अधिवेशन में हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष सीधी सी बात है भाई, घनश्याम सिंह गुप्त को चुना गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन होगा? घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, चलो अगला सवाल। कांकेर रियासत के किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था? भानु प्रताप सिंहदेव ने किया था। ध्यान रखना, कांकेर रियासत के राजा कौन थे? भानु प्रताप सिंहदेव थे। बारसूर में बत्तीसा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो बारसूर में छिंदक नागवंशियों के द्वारा बत्तीसा मंदिर, जो कि मूलतः एक शिव मंदिर है, 32 स्तंभों पर टिका हुआ है, इसलिए इसे बत्तीसा मंदिर कहते हैं। ये सोमेश्वर देव प्रथम की पत्नी ने करवाया था, गंग महादेवी ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोमेश्वर देव प्रथम। तो इस प्रकार से हमने पहला पेपर तो देख लिया। आगे आप देखेंगे सारे पर्टिकुलर क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज के पेपर के आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेंगे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लोग टेस्ट सीरीज दिलाएं और उसके बाद फिर मेन एग्जाम दिलाएं। थैंक यू।